हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भैया केमिस्ट्री पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप 11th और 12th तो बढ़िया पढ़ो ही, पर अगर आप जेईई और नीट की तैयारी करें तो वो भी अच्छे तरीके से कर पाओ। तो बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था परमाणु की संरचना, और आज रहेगा इसका लेक्चर नंबर 5। और जो मेन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परमाणु मॉडल के बारे में। देखो बच्चों, अगर बात करें तो पहले के तुम्हारे लेक्चर्स हैं तो देखो अभी तक हमने क्या जाना था कि हमारे पास जो परमाणु होता है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम अपरमाणविक कण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और हम ये जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही क्या है, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे डाल्टन ने जो बात कही थी कि हमारे पास परमाणु सबसे छोटा कण है और उसे और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तो वो वाली बात तो गलत हो चुकी है। और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो जब इन कणों की खोज हो गई तब साइंटिस्ट के पास क्या है, थोड़े कुछ नए सवाल इनके पास आ गए। क्या क्या सवाल आए, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो समस्या साइंटिस्ट के पास आई थी वो ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कैसे की जाए। ओके, यानी कि देखो हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन क्या है, वो मेरा एक धनावेशित कण है ना। और हम जानते हैं परमाणु के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाए जा सकते हैं। अब परमाणु वैसे हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटे आकार का होता है, तो आपको पता है कि समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, आप सोच के देखो कि बहुत छोटी सी जगह पर अगर मेरे पास बहुत सारा प्लस आवेश होगा या बहुत सारा माइनस आवेश होगा, धनावेश होगा बहुत सारा और बहुत सारा ऋणावेश होगा, तो ऐसे में क्या उनको एक बहुत छोटी सी जगह पर रख पाना क्या आसान काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप देखो, अगर बहुत छोटी सी जगह पर अगर मेरे दो धनावेश आ गए तो उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रबल मात्रा में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर जो भी हमारे प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी साथ साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति मतलब इतना सारा प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होने के साथ हमारे ओवरऑल परमाणु स्थायी कैसे रह पाता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो साइंटिस्ट को सॉल्व करना था। तो एक क्वेश्चन तो ये था कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कैसे की जाए, ये साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे थे, नंबर एक चीज। दूसरी बात क्या थी, तत्वों के गुणों की व्याख्या करना, कि चलो अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन अब इनके आधार पर आप तत्वों के गुणों की व्याख्या कैसे करोगे? गुण यानी कि जिन्हें भौतिक गुण या रासायनिक गुण कहते हैं, है ना। तो इनकी व्याख्या कैसे की जाए अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आधार पर? तो ये दूसरा सवाल हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तीसरा क्या हमारे पास, विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से अणु के बनने की व्याख्या करना। यानी देखो, हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब परमाणु मिलते हैं, समान या असमान परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है ना। लेकिन सवाल है कि अब ये होता कैसा एग्जैक्टली, क्या प्रक्रम रहता है, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का बंटवारा होना चाहिए, वो सारी बातें कि इन पर भी तो असर पड़ना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो वो क्या असर पड़ता है, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, और तो अणु हमारा फाइनली बनता कैसे है, तो ये परमाणुओं से अणुओं का बनना ये कैसे होता है, अगेन अब साइंटिस्ट को ये भी समझाना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है कि परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरण की व्याख्या करना। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द हमारे पास आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना। अब देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, बेसिकली मैं एक सरल एक एग्जांपल देता हूं, वैसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ओके। लेकिन वैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। जैसे हमारे पास पता है सूर्य का जो प्रकाश होता है कौन सा होता है, पराबैंगनी प्रकाश होता है। और जिस प्रकाश से जैसे हम देख पाते हैं वो क्या है, हमारा दृश्य प्रकाश। तो पराबैंगनी प्रकाश हो गया, या दृश्य प्रकाश हो गया, या जैसे कि हमारी एक्स रेज होती है ना, जिसका यूज हम जो हॉस्पिटल में जिसका उपयोग किया जाता है, जब जैसे अगर चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो क्या करते हैं हमारे डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं। तो जो एक्सरे होती है, एक्स किरण होती है, ये सब क्या है, हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ओके, बेसिकली इनके एग्जांपल्स हैं। हालांकि इस टॉपिक को हम पूरा एक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, ओके। लेकिन अभी के लिए हम वर्ड समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, जैसे कि हमारा सूर्य का प्रकाश है, दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो परमाणु होते हैं ना, जब इन पर ये विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित किया जाता है तो क्या होता है, ये उस विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, ये चीज हो जाती है। यहाँ पे ये अगर चाहे तो कुछ टाइम के बाद उस अवशोषित विकिरण को उत्सर्जित भी कर पाते हैं। तो अब ऐसा कैसे हो पाता है कि परमाणु प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण कर पा रहा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण कर पा रहा है, तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो ये कुछ सवाल हमारे पास आ गए थे, ओके। और इन सभी सवालों का जवाब एक ही था कि अगर हम ये व्याख्या कर पाए अच्छे तरीके से कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां पाए जाते हैं और कैसे उनकी व्यवस्था है, अगर ये हमने व्याख्या कर दी
तो हमारे परमाणु की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, क्योंकि परमाणु के अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही तो है। अगर इन तीनों की हम व्याख्या अच्छे तरीके से कर पाए कि परमाणु के अंदर कहां कहां पाए जाते हैं, तो हम अपना पूरा परमाणु सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। और परमाणु की अगर संपूर्ण जानकारी हो गई तो परमाणुओं से अणु का बनना तो बहुत ही ईजी है, और परमाणु की सारी जानकारी के आधार पर आप हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। तो इसलिए क्या किया, फिर साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट निकल के आए, और उन्होंने क्या किया, परमाणु के लिए अलग अलग मॉडल दिए, यानी परमाणु की अपने अनुसार संरचना सुझाव दी कि हमारे परमाणु कैसा हो सकता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां कहां पाए जा सकते हैं, किस अवस्था में पाए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या दिए गए, हमारे परमाणु मॉडल दिए गए थे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि हमारा परमाणु मॉडल। देखो, अगर हम बात करें परमाणु मॉडल की, तो देखो हमारे पास टोटल 4 परमाणु मॉडल है जिनकी हम बात करने वाले। ओके, सबसे पहला मॉडल जो कि दिया गया था वो था परमाणु का थॉमसन मॉडल। देखो ध्यान देना, तो ये थॉमसन वही साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उसके तुरंत बाद इन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया था परमाणु का, जो कि परमाणु का थॉमसन मॉडल कहा जाता है। ओके, दूसरे नंबर पे जो मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। यानी थॉमसन का जो मॉडल था उसमें असल में कुछ ना कुछ कमियां रही थी, तो आपको पता है ना कि अगर किसी में कुछ कमी रहेगी तो आगे कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा वो उसको सही करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद थॉमसन सबसे पहले आया, उसने एक अपने तरीके से परमाणु की व्याख्या करी, फिर पर उसमें कुछ कमियां निकली, उन कमियों को दूर किसने किया, फिर हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए थे, फिर उन्होंने उसकी कमी को दूर किया और अपने अकॉर्डिंग मॉडल दिया, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, सेकंड नंबर पे जो दिया गया। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो अगेन क्या हुआ, अब रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी, उसको दूर किया बोर ने, नील्स बोर। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और सबसे लास्ट और सबसे लेटेस्ट जो मॉडल जो आज के टाइम पे हम देखते हैं वो है जो सभी की कमियों को दूर करता है और सबसे अच्छे तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की व्याख्या करता है, वो है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ओके, यानी कि ये तो आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट मॉडल, और ये कौन सा होगा, आपका सबसे आधुनिक मॉडल। ओके, यानी कि अगर हम मॉडल्स में बात करें तो क्या है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि परमाणु के लिए सबसे पहला मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया या उस मॉडल का नाम क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार क्या है, नीट में पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, या जेईई मेंस की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। ओके, या सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा दिया गया था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। ओके, सो परमाणु का थॉमसन मॉडल सबसे प्रथम मॉडल था, सबसे फर्स्ट मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने, इसके हम थ्योरी हम देखेंगे प्रॉपर्ली। और सबसे लेटेस्ट जो मॉडल दिया गया था वो था परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ओके, तो पहले इस वाली चीज को नोट कर लो, फिर उसके आगे की बातें करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला परमाणु मॉडल जो है परमाणु का थॉमसन मॉडल। ओके, स्टार्ट करने से पहले पर इसमें हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो हम पहले समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो जो आपको पता ही है कि आपका परमाणु का थॉमसन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा। ओके, सो पहले बात लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यह मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन। यह मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, पहली चीज तो। ओके, और आपको पता है जे थॉमसन वही साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, तो अब इसमें सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया था, अर्थात अभी तक यानी जब तक जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया था उस टाइम तक अभी तक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाता है। तो ध्यान देना, परमाणु मॉडल हम जानते हैं, हमें क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों कहाँ पाए जाते हैं ना। अब देखो बात यह कि सबसे पहला अपरमाणु कण किसने खोजा, जे थॉमसन ने खोज दिया था। तो जैसे उसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, उसके तुरंत बाद ही क्या कर दिया था, उसने बताना शुरू कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ पाया जाएगा, यानी सबसे पहला मॉडल दे दिया गया था। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो उनकी खोज जो थी वो उस टाइम तक बिल्कुल नहीं हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि थॉमसन अपने मॉडल की बात करेंगे, इसके मॉडल की किसने क्या एग्जैक्टली बोला था,
तो हम ये चीज नोटिस करोगे कि मैंने कभी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये शब्द यूज में ही नहीं लूंगा, मैं केवल इलेक्ट्रॉन शब्द के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इसका मॉडल क्या है, इसका छोटा सा डायग्राम है, आराम से समझ लेते हैं। तो थॉमसन ने ये बोला कि जो परमाणु होता है वो असल में एक गोलाकार आकृति होती है जिसमें धनावेश समान रूप से पूरे गोले में बिखरा हुआ रहता है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे रहता है जैसे कि तरबूजे में बीज रहते हैं। ये इसने पूरा स्टेटमेंट कहा था। कैसे, थोड़ा स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो देखो, इसने बोला परमाणु क्या है, परमाणु एक ऐसे गोला होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें हर जगह पर क्या है, धनावेश बिखरा हुआ है, हर जगह पर धनावेश समान रूप से इस गोलाकार आकृति में बिखरा हुआ है। ओके, और आपको जो छोटे छोटे गोले यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या है, वो है मेरे इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि यहां पर इसने ऐसे माना परमाणु को कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला होता है। ओके, परमाणु क्या है, धनावेशित गोला। ओके, मतलब एक ऐसा गोला, एक ऐसी बॉल जिसमें क्या है, हर जगह अंदर बाहर हर जगह पर क्या है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर समान रूप से बिखरा हुआ है। और फिर इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसे मान लो जैसे कि तरबूजे के अंदर बीज होते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कि तरबूजा तो सभी ने खाया होगा, है ना। अब तरबूजे में क्या होता है, एक तो रेड पार्ट होता है और एक उसमें बीज होते हैं। अब इसने बोला कि अब रेड पार्ट तो ऐसे मानो कि जैसे कि हमारा प्रोटॉन है, अब जैसे हमारा धनावेश, प्रोटॉन नहीं, जैसे कि हमारा धनावेश होता है, तो रेड पार्ट तो क्या मान लो आपका धनावेश हो गया। और जैसे बीज उसमें रहते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर बीज होते हैं, कुछ जगहों पर नहीं भी होते, तो जैसे कि तरबूजे के अंदर बीज उपस्थित रहते हैं वैसे ही इस धनावेशित गोले के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन ढसे हुए रहेंगे। ओके, ये चीज ने कहा था अपने मॉडल के अंदर। ओके, तो पहले ये वाला पॉइंट है, इसको पहले पूरा नोट कर लो। तो इस परमाणु मॉडल के अंदर फिर थॉमसन ने क्या स्टेटमेंट दिया था, एक बार हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा, तो थॉमसन ने प्रस्ताव दिया कि परमाणु एक समान रूप से आवेशित गोला है। परमाणु क्या है, एक समान रूप से एक आवेशित गोला। ओके, मतलब जिस पर क्या है, हमारा जो आवेश है, चाहे वो धनावेश ऋणावेश कुछ भी है, वो सभी इस पूरे गोले के अंदर समान रूप से बिखरा हुआ है, उसे ऐसे कहा। ओके, तो परमाणु क्या है, परमाणु एक समान रूप से आवेशित गोला है जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें धनावेश सभी जगह पर समान रूप से वितरित है और तथा इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार व्यवस्थित है जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं, जैसे तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं। ओके, तो ये वाली लाइन थी जो हमारे थॉमसन ने मेन स्टेटमेंट जो कहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु क्या है, परमाणु एक समान रूप से एक आवेशित गोला है, मतलब इसके अंदर धनावेश ऋणावेश है, ठीक है, दोनों ही है, लेकिन वो समान रूप से पूरे गोले के अंदर बिखरे हुए हैं। और कैसे, इसने ये बोला कि धनावेश तो देखो सभी जगह पर मिल जाएगा, तुम्हें पूरी जगह पर हर जगह मिलेगा, ओके, मोस्टली, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसे कि तरबूजे में बीज रचे हुए रहते हैं। तो तरबूजे का जो रेड पार्ट है वो तो क्या हो गया, मेरा धनावेश हो गया, लेकिन उसमें जो बीज हो गए, जो काले काले जो बीज होते हैं तरबूज के, वो क्या है, वो मेरे इलेक्ट्रॉन है, कुछ वैसे इलेक्ट्रॉन मेरे ढसे हुए रहते हैं। ओके, अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट में हमने एक चीज नोटिस किया होगा कि थॉमसन ने बिल्कुल भी प्रोटॉन शब्द यूज में नहीं लिया। यानी ये तो हम जानते हैं ना ऑलरेडी कि जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है, लेकिन थॉमसन ये नहीं जानता था क्योंकि थॉमसन के टाइम तक प्रोटॉन की खोज हुई नहीं थी, है ना। इसलिए इसने बहुत ही समझदारी से ऐसा बोला कि परमाणु क्या, एक गोलाकार आकृति, उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों नहीं होंगे। ओके, धनावेश चाहे जो भी हो लेकिन वो उपस्थित होगा, और ऋणावेश कौन है, वो मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी खोज मैंने की थी। तो थॉमसन ने बहुत ही समझदारी से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखाया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित हो सकते हैं और किस प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो ये था। तो इस वाली लाइन को पहले पूरा नोट कर लो। अगर हम परमाणु के थॉमसन मॉडल की बात करें तो इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो कि काफी ज्यादा प्रचलित हुए। ओके, कौन कौन से, देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु का थॉमसन मॉडल,
इसके देखो अन्य नाम क्या है, इसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तरबूज मॉडल। और आपको पता चल ही गया होगा इसे तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थॉमसन था इसने अपने ये जो मॉडल दिया था इसकी तुलना से तरबूज से की थी, इसलिए इसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, एक नाम। दूसरा इसका नाम अन्य और भी प्रचलित जो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, ये भी इसका एक दूसरा नाम है जो जाना जाता है। ओके, प्लम पुडिंग बेसिकली क्या होता है, प्लम बेसिकली खाने का पदार्थ होता है जिसके अंदर किशमिश होती है। ओके, प्लम पुडिंग के अंदर तो किशमिश तो क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो शेष खाने का पदार्थ है वो क्या है मेरा, धनावेशित कण या धनावेशित आवेश हो जाता है। ओके, इसके अलावा इसको रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। ओके, और इसका एक नाम और भी है, क्रिसमस केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि आपके पास क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में जस्ट भटकाने के लिए आपको दूसरे नाम दे देते हैं। ओके, जैसे कि हो सकता है वो ये ना बोले कि परमाणु का थॉमसन मॉडल बताओ, वो इसकी जगह ये बोल दे कि तरबूज मॉडल की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे बोल दे क्रिसमस केक मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मॉडल के अन्य नाम क्या क्या है। ओके, अगर इतना नॉलेज रहेगा तो आपको ऑलरेडी पता है ये सबसे इजी मॉडल था वैसे। ओके, ये जो मॉडल दिया था सबसे आसान मॉडल था परमाणु के लिए। ओके, तो ये आपके अन्य नाम भी थे जो हमें पता होने चाहिए। क्रिसमस केक क्यों बोलते हैं आपको पता है, जैसे क्रिसमस केक होता है उसके अंदर चेरी होती है ना, तो चेरी क्या हो गई, वो तो क्या हो जाएगी मेरे इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और जो शेष जो केक हो गया वो क्या हो जाएगा मेरा धनावेश हो जाता। ओके, तो इसके कुछ अन्य नाम भी है। ओके, तो पहले इन चारों नामों को नोट कर लो, फिर इसके बाद इसकी हम कुछ स्पेशल विशेषताओं की बात करेंगे, और फिर इस मॉडल में कमियां क्या थी फिर हम उसकी बात करेंगे। ओके, पर उससे पहले ये सब नोट कर लो चारों नाम। देखो, इस मॉडल की अगर बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, देखो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने ये बताया एक तो कि आपके पास जो ओवरऑल धनावेश और जो ऋणावेश है वो उस पूरे मॉडल पर या पूरे परमाणु के अंदर समान रूप से बिखरा हुआ है, यानी जितना टोटल धनावेश है इसका मतलब उतना ऋणावेश भी होगा, यानी कि परमाणु के विद्युत उदासीनता की बात करता है। ओके, सबसे पहली चीज तो ओके, सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह मॉडल परमाणु के वैद्युत उदासीनता को प्रदर्शित करता है, वैद्युत उदासीनता को प्रदर्शित करता है। ओके, ये इसकी सबसे मेन एक खास बात और एक ही है। ओके, यह परमाणु के वैद्युत उदासीनता को प्रदर्शित करेगा, यानी जितना टोटल धनावेश है उतना ही टोटल ऋणावेश भी होगा। ओके, एक तो ये वाली चीज थी। ओके, इसके अलावा ये था। दूसरा एक बात ये भी हम कह सकते हैं, एक चीज और इसमें चाहो तो एक्स्ट्रा है ऐड कर सकते हो इसमें भी। ओके, और वो यही था कि ये ओवरऑल क्या बताता है कि आपका धनावेश और ऋणावेश पूरा आवेश उस मॉडल उस परमाणु के अंदर समान रूप से बिखरा हुआ रहेगा। ओके, तो दूसरी विशेषता ये थी कि इस मॉडल के अनुसार आवेश या द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं द्रव्यमान शब्द भी यूज में लूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, कण है ना, और आपका इलेक्ट्रॉन सभी जगहों पर समान रूप से वितरित है, यानी कि या तो हम ये बोलते हैं आवेश के शब्दों में बात कर लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान के शब्दों में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी और द्रव्यमान भी है। अगर इलेक्ट्रॉन सभी जगह पर समान रूप से वितरित है इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या रहेगा, सभी जगह पर समान रूप से वितरित रहेगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार आवेश या द्रव्यमान परमाणु पर समान रूप से वितरित रहता है, समान रूप से वितरित रहता है। ओके, तो ये इसका क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था जो उन्होंने कहा था, जो बहुत ही मेन इनकी विशेषताएं थी। ओके, अब देखो इसकी कमियां भी थी। कमी क्या थी हमारी, कमी नंबर एक तो ये थी कि इसने चलो ये चीज बताया कि चलो परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, ठीक है, इसका आवेश टोटल बराबर रहेगा, जितना टोटल धनावेश उतना टोटल ऋणावेश भी रहेगा, ठीक है। और फिर चलो ये भी बोल दिया कि चलो द्रव्यमान या आवेश आपका ओवरऑल पूरे परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ओके, देखो स्थायित्व कैसे, क्योंकि देखो सोच के देखो, वही वाली बात आएगी ना। आप देखो, आपको पता है छोटी सी जगह के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारा ऋणावेश और धनावेश आने वाला है। तो आपको पता है, देखो अब चलो मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन इस धनावेश के बीच में तो क्या होने वाला है, आकर्षण रहेगा।
लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। तो ये सब एक दूसरे को बैलेंस कैसे करवा पा रहे हैं, यानी इतनी छोटी सी जगह के अंदर भी इतना सारा प्रतिकर्षण होने के बावजूद ये स्थायी कैसे है। तो इसके स्थायित्व की व्याख्या हमारा जो थॉमसन है वो नहीं कर पाता है। ओके, तो इसकी जो कमी है वो सबसे बड़ी कमी तो यही होती है। तो इसकी कमियों की अगर बात करें, कमी, ओके, तो पहली कमी क्या है इसकी कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। ओके, नहीं करता। ओके, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, एक इसकी कमी है। ओके, क्योंकि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। अगर ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर नहीं पाएगा तो फिर तो आगे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट और होते गए, जैसे को पता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब वो तो इसके अंदर है ही नहीं, है ना। तो उस हिसाब से भी क्या होगा, हमारा ये जो मॉडल है फेल होता हमें दिख जाता है। ओके, पर इससे पहले ये वाले पॉइंट्स आप लिख लो एक बार। तो अब हमारी जो सेकंड नंबर की कमी थी उसको भी हम लिख लेते हैं। कमी क्या थी कि भविष्य में जो आगे प्रयोग होते हैं, जैसे प्रोटॉन की खोज या न्यूट्रॉन की खोज, उनकी व्याख्या फिर ये नहीं कर पाता है। ओके, तो ये हमारी क्या है, सेकंड कमी हो जाती है कि यह मॉडल भविष्य में हुए प्रयोगों की व्याख्या करने में असफल रहा। ओके, तो ये वाली चीज हमारे लिए यहां पर आती है। ओके, देखो इस मॉडल में एक बात आपको स्पेशली हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो मॉडल दिया है थॉमसन ने, ध्यान रखना ये बिल्कुल भी किसी प्रयोग पे आधारित नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि थॉमसन ने कोई प्रयोग किया, नहीं, उसने कोई प्रयोग नहीं किया था। ये जो प्रयोग आपका जो मॉडल था ये पूरे तरीके से सैद्धांतिक था, यानी इसने केवल एक थ्योरी दी। ओके, ये केवल थ्योरेटिकल है, केवल उसने बातें लिखी हैं। कोई भी चीज अगर बात करें, जो भी इसने बातें कही है अपने इस मॉडल के अंदर, वो सारे के सारे इसने केवल सोची थी। उस सोच के आधार पर बेसिकली इसने क्या अपना मॉडल दिया था। यानी यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई सेटअप बनाया, नहीं, कुछ नहीं। इसने बेसिकली बस एक ड्राइंग बनाई, ऐसा हो सकता है, आपको ये देख लेना है। ओके, तो ध्यान रखना ये जो आपका मॉडल था ये पूर्णतः सैद्धांतिक था, प्रयोगों पर आधारित नहीं था। ओके, तो इसको अलग से आप नोट डाल के जरूर लिख लेना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह मॉडल क्या था, यह मॉडल पूर्णतः सैद्धांतिक था। ओके, अर्थात प्रयोगों पर आधारित नहीं था। नहीं था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसने बोला कि चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके समान रूप से हर जगह पर बिखरे हुए, तो ऐसा कह नहीं सकते थे क्योंकि इस चीज पे कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था जो एक्जैक्टली बता दे कि हमारे इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। ओके, तो थॉमसन के पास जितना उसे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के बारे में वो जानता था और थोड़ा बहुत जितना भी उसको नॉलेज था, उसके बेसिस पे उसने क्या है अपना मॉडल दिया था। ओके, तो इस वाली चीज को भी एक बार इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब इस जो मॉडल के बाद अगर बात करें तो इस मॉडल में कमियां आ गई। अब हमें पता है कि अगर किसी पर कमी आएगी तो हम उसे सुधारेंगे, सिंपल चीज है। तो साइंटिस्ट भी सेम चीज करते हैं। तो देखो थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है एक अच्छा प्रयास था, ठीक है, दिया गया था, लेकिन देखो ना तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था कि भाई एक्चुअल में ऐसा है भी कि इसने केवल कह दिया, ये वाली चीज थी अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट भी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में कुछ चीज बोल रहे हो या ओवरऑल साइंस की अगर दुनिया में अगर बात करें, आप किसी चीज को बोल रहे हो तो आपको उसको प्रूफ करना ही पड़ता है। ओके, तो ये प्रूवन नहीं था, मतलब ये केवल थियोरेटिकल था, सारा सैद्धांतिक था, केवल लिखा हुआ था, पर प्रूफ कुछ नहीं था इस पे। ओके, तो क्या हुआ था, अब कमियां तो इस पे थी, तो क्या हुआ फिर आगे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के साथ पूरा मॉडल दिया था। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था हमारे इस मॉडल को बताने के लिए, वो था हमारे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था, अगर उसकी बात करेंगे तो पूर्णतः एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। प्रॉपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरा एक सेटअप बनाते हैं और उसके बाद परमाणु की व्याख्या करते हैं। ओके, तो वो हम सीखेंगे अब आगे के लेक्चर्स में। पर आज के लेक्चर क्या है हमारा, थॉमसन का परमाणु मॉडल जो हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा होगा हर एक बात को। कोई डाउट आए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ लेना या मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप डाउट पूछ सकते हो एंड अपना फीडबैक भी दे सकते हो। ओके, क्लास का पीडीएफ की बात करेंगे तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से बने रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।